हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि सुबह आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल जारी करवा दिया गया रेलवे के द्वारा। वहीं पर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे बड़े सवाल और कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में यही आ रहे हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोन वाइज वैकेंसी आखिर क्यों नहीं आई है रेलवे के द्वारा। वहीं पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है कि पोस्टिंग उनके होम स्टेशन पर होगी या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों वैकेंसी मतलब एसआई और कांस्टेबल वैकेंसी का एक ही फॉर्म हमको भरना होगा या फिर दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। तो इसके लिए हम आपको जो है सारे ऑफिशियली जवाब बताने वाले हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली बार जो है आरआरबी के थ्रू यहाँ पर आरपीएफ की वैकेंसी निकाली गई है, तो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट ही सिर्फ आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा या फिर कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस भी जो है आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आता है दोस्तों कि दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम फीस कितनी लग सकती है, मतलब कि या फिर दोनों पोस्ट के लिए मतलब आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए अलग अलग जो अगर फॉर्म भराते हैं तो अलग अलग एग्ज़ाम फीस लगेगी या फिर साथ में ही मतलब एक ही फीस लगेगी। मतलब कोई कैंडिडेट्स यदि ओबीसी है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये ही भरना पड़ेगा दोनों फॉर्म के हिसाब से, या फिर दोनों फॉर्म के लिए अलग अलग मतलब कि 500 रुपये भरना पड़ेगा एग्ज़ाम फीस। तो चलिए दोस्तों, इसके जो है आपके सारे कन्फ्यूजन सारे सवालों के ऑफिशियली हम आपको जवाब देने वाले 100% प्रूफ के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड के पल की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है और आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर से दूर रहने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सारे ऑफिशियली जवाब देने के लिए हमने यहाँ पर आरपीएफ एसआई का डिटेल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। देखिए, आरपीएफ एसआई का लीजिए या फिर कांस्टेबल का लीजिए, दोनों में जो है इंस्ट्रक्शन सेम ही दिए रखे, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन दोनों में ही सेम है। बस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका जो है एज रजिस्ट्रेशन वगैरह एज वगैरह क्राइटेरिया वगैरह अलग अलग दिया है। और थोड़ा बहुत हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिले, लेकिन बाकी जो है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे ही सेम है। तो आइए हम देख लेते हैं, मतलब कि जो बातें अगर हम आपको कांस्टेबल के लिए बता रहे तो वही बात आपकी जो है एसआई के लिए भी अप्लाई होती है। और वहीं पर यदि आपके लिए मैं यहाँ पर एसआई वाले जो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा हूँ तो वहीं पर जो है वो सेम टर्म्स एंड कंडीशन आपके कांस्टेबल पर भी एलिजिबल होती है, उसी पर भी अप्लाई होती है, सेम कंडीशन ही है। तो चलिए देख लेते हैं हम दोस्तों आगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने आरआरबी आरपीएफ एसआई का जो है एनेक्सर भी ओपन कर रखा है, मतलब कि वैकेंसी टेबल को ओपन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जैसे कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की एसआई की पोस्ट जो है यूआर में 157, एससी में 57, एसटी में 28, ओबीसी की 104, 38 ईडब्ल्यूएस की टोटल 384 पोस्ट है दोस्तों। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स में जो है 15% का जो है आपको रिजर्वेशन दिया गया है। तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स में यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 28, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 18 और 7 ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 68 पोस्ट दे रखी है। एक्स सर्विसमैन में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 45 वैकेंसी दी गई है 10% रिजर्वेशन देने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि यहाँ पर इस बार आरआरबी वाइज वैकेंसी क्यों नहीं आई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहली बार ऐसी कंडीशन आई कि आरआरबी के थ्रू यहाँ पर आपकी वैकेंसी कंडक्ट करवाई जा रही है या फिर वैकेंसी को फुलफिल करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो अदर डिपार्टमेंट भी है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे है रेलवे के अलावा भी कुछ एजेंसियाँ ऐसी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ वैकेंसी कुछ डिपार्टमेंट्स की ऐसे निकलती है जो डायरेक्ट आपको इस तरह से कैटेगरी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दे देती है। और जब फाइनल आपका रिजल्ट बनता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना पोस्टिंग अलॉट करती है। मतलब कि अगर आप मुंबई में रहने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको मुंबई में ही पोस्ट अलॉट की जाए। आप अगर मान लीजिए भोपाल में रहने वाले तो भोपाल में ही आपको पोस्ट अलॉट की जाए, आप जबलपुर में रहते हैं जबलपुर में आपको पोस्ट अलॉट की जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो है मान के चलिए यहाँ पर 157 कैंडिडेट्स है जो कि यूआर से क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को जो है हो सकता है कि आपके होम टाउन के आसपास दे दे, लेकिन होम टाउन को मिलने का थोड़े कम चांस रहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मेरिट जो बनेगी वो 157 कैंडिडेट्स की यदि बन रही है तो उनका जो जितना भी कट ऑफ जाएगा आफ्टर सीबीटी एग्ज़ाम, पीईटी, मेडिकल एग्ज़ाम और आपका जो डीवी के बाद फाइनल मेरिट जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो उतना आपको जो है हो सकता है कि आपको घर के पास आपकी पोस्ट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग आरआरबी नहीं बल्कि आरपीएसएफ या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आरपीएसएफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो जो है मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है मेरिट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जोन, रेलवे वगैरह। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस बार जो है रेलवे जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी नहीं दी गई है, आपकी टोटल वैकेंसी दे दी गई है। जिस कैंडिडेट्स के जितने मार्क्स होंगे उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पोस्ट अलॉट की जाएगी उसके होम टाउन के आसपास, या फिर हो सकता है कि कहीं पर भी उसको पोस्ट अलॉट की जा सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वहाँ पर सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को
जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी या फिर होम टाउन के आसपास दी जाएगी। तो इस तरह से भी हम आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 1.16 नंबर का पैराग्राफ पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा पोस्टिंग द इम्पेनल्ड कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू ए जोन और RPSF एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। मतलब कि यदि कोई कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट में आता है, इम्पेनल होता है मतलब कि पैनल में उसका नाम आ जाता है, तो उस कैंडिडेट्स को जो है एक जोन दिया जाएगा और RPSF एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, या फिर उसे RPSF भी मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स वगैरह का जो है अलॉट किया जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पर उनको पोस्ट अलॉट की जाएगी एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब दोस्तों RPF की वैकेंसी में अब वो ज़माना गया है कि आप अपने हिसाब से जो है अपना जोन सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर अपना जोन सिलेक्ट करके अपना जो है वैकेंसी टेबल वगैरह देख करके आप जो है अपना अकॉर्डिंग RRB जोन भर सकते हैं या फिर जोनल रेलवे भर सकते हैं। तो वो ज़माना गया दोस्तों। अब यहाँ पर जो है रेलवे ने एक नया तरीका निकाला है कि जो भी कैंडिडेट्स इम्पेनल होंगे, मतलब फाइनल पैनल में जिनका नाम आएगा, तो उनको जो है RPSF जो है अपने अकॉर्डिंग देगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है एक जोन अलॉट कर देंगे या फिर RPSF अलॉट करेंगे। हो सकता है किसी कैंडिडेट को CR अलॉट कर दे, किसी को SCR, किसी को हो सकता है कि WR, किसी को WCR अलॉट कर दे। मतलब कि 16 RRC जोन में से कोई सा भी RRC जोन उसे अलॉट किया जा सकता है। दोस्तों वहीं पर जो अगला सवाल था कि दोनों वैकेंसी के लिए जो हमें फॉर्म अलग अलग भरना होगा या फिर एक ही फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका SI RPF SI की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की है, और जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो लेवल 3 की है। तो दोनों ही के लिए जो है दोनों ही वैकेंसी अलग है। तो दोनों ही वैकेंसी अलग अलग है, तो आपका जो है फॉर्म भी अलग अलग भराएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों के लेवल अलग अलग है। तो लेवल 6 SI के लिए अलग फॉर्म और लेवल 3 मतलब कांस्टेबल के लिए आपको अलग फॉर्म भरना होगा। इसी के साथ साथ ये भी सवाल आपका था कि दोनों के लिए एग्ज़ाम फीस अलग अलग होगी या फिर एक ही एग्ज़ाम फीस में काम हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। UR का कैंडिडेट से कोई उन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा, अगर एक ही फॉर्म भरे तो उनको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये भरना होगा। अगर वही कैंडिडेट्स अगर कांस्टेबल के अलावा SI का फॉर्म भी भरता है तो उन्हें साथ में और 400 रुपये, मतलब कि टोटल 800 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। और यदि कोई कैंडिडेट से UR का ही वो अगर कांस्टेबल नहीं भरते हुए सिर्फ और सिर्फ SI का फॉर्म भरता है तो उन्हें 400 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। मतलब कि यदि आप एक ही फॉर्म भर रहे हो दोनों में से तो 400 रुपये, और दोनों फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको 800 रुपये भरना है यदि आप UR के कैंडिडेट्स हो। दोस्तों उसी के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आया था कि जो है आपको सभी को पता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि RRB के द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है, मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग करवाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि यहाँ पर अगर RRB एग्ज़ाम करवा रही है तो क्या सारी प्रोसेस RRB के द्वारा की जाएगी, या फिर जो है सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद जो है सारा हैंडओवर किसी और को कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर DV वाले सेक्शन में आपको आ जाना है, और आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिएगा 4th नंबर का, यहाँ पर आपको 4th नंबर का पॉइंट दिखाई देगा, पैराग्राफ कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट रिक्रूटमेंट कमिटी ओनली रिकमेंड्स नेम्स ऑफ द इम्पेनल्ड कैंडिडेट्स एंड अपॉइंटमेंट इज़ ऑफर्ड ओनली बाय द रिस्पेक्टिव जोन्स RPSF। मतलब इसका कहना मतलब ये है कि जो रिक्रूटमेंट कमेटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इम्पेनल जो फाइनल इम्पेनलमेंट होता है, मतलब कि जिन कैंडिडेट्स का जो है पैनल में नाम शामिल होता है उनके सिर्फ नाम जो है रिकमेंड करती है किसको, RRB यहाँ पर जोन या फिर RPSF। जैसे कि आपका सेंट्रल रेलवे हुआ, आपका वेस्टर्न रेलवे हुआ, फिर या फिर नॉर्थ फ्रंटायर रेलवे हुआ, आपका जो है NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हुआ। इस तरह से जो आपके रिकमेंड करती है आपके रिस्पेक्टिव जोन्स को जो है रिकमेंड कर देगी आपका नाम, और उसके बाद जो है या फिर हम बोल सकते हैं RPSF को रिकमेंड कर देगी। उसके बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग जो प्रोसेस हो जाएगी वो RPSF या फिर जोन के द्वारा, मतलब कि जोनल रेलवे के द्वारा या फिर RPSF के द्वारा ही करवाई जाएगी। मतलब कि आपका ये है कि आपका RRB एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा, CBT आपका एग्ज़ाम जो है RRB के द्वारा लिया जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद जो है आपका RRB किसी और को हैंडओवर कर दे सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कि RPSF या फिर जोनल रेलवे या फिर हम बोल सकते हैं RRC को भी आपका जो है हैंडओवर किया जा सकता है, या फिर कि CBT एग्ज़ाम होने के बाद आपका सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका जो है RRB के द्वारा न करवा करके उसके बाद जो है सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या तो आपके RPF या फिर आपके RPSF या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके जोनल रेलवे, मतलब कि आपका जो है सेंट्रल रेलवे हुआ, नॉर्दर्न रेलवे हुआ, साउदर्न रेलवे हुआ, साउथ सेंट्रल रेलवे हुआ, इनको जो है हैंडओवर किया जा सकता है आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। जिस तरह से आपको पता है कि ग्रुप D की जो वैकेंसी थी उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किसके RRB के द्वारा करवाया गया था, और उसकी जो है इसके CBT एग्ज़ाम होने के बाद जो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी जो आपका जैसे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET हुआ, DV हुआ, मेडिकल हुआ, तो ये सारी जो है RRC के द्वारा करवाया गया था। ठीक इसी तरह से जो है RPF में भी हो सकता है कि आपका जो है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग
आरआरबी के द्वारा होगा। उसके बाद जो है सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या तो आपका जोनल रेलवे मतलब आरआरसी के द्वारा या फिर आरपीएफ या आरपीएसएफ के द्वारा करवाया जाए। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी आपके सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है और इस तरह से जो है आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपके दूर हो गए होंगे। तो दोस्तों यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।